Hello student, in previous video we had discussed about the ozone depletion in the stratosphere, and today we discuss about the harmful effect of ओजोन लेयर। तो जो हमारा ओजोन डिप्लीशन है उसके हम हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, तो हार्मफुल इफेक्ट क्या है ओजोन डिप्लीशन के? अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है तो हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पर आने लगती है, जिसकी वजह से एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज ऑफ स्किन सेल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर हो जाते हैं। हाई डोज जो होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, दे कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ आई। दिस इज कॉल्ड द स्नो ब्लाइंडनेस एंड इट कॉज स्नो ब्लाइंडनेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैटरेक्ट कॉज करता है एक्सेट्रा। सच एक्सपोजर मे परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया। तो इन हार्मफुल रेज की वजह से जो हमारा कॉर्निया है वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लीशन, तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपको याद होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसकी क्वांटिटी को हम डिक्रीज करके ओजोन डिप्लीशन को रोक सकते हैं। तो कुछ मेजर्स हैं उसके। सबसे पहले मेजर की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया था। एन इंटरनेशनल ट्रीटी known as the Montreal Protocol was signed at Montreal, Canada in 1987, effective in 1989 to control the emission of ozone depleting substances। तो एक प्रोटोकॉल था कि सब जितने भी जो कंट्रीज हैं वो सब ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस जो होंगे उनको कम से कम अमाउंट में यूज करेंगे। More protocol has been laid down for controlling emission of CFC and other ozone depleting chemicals separately for developed and developing countries। सब countries ने मिलकर ये प्रोटोकॉल लिया था। Now degradation by improper resource utilization and maintenance। So if we talk about the degradation, it includes the degradation of natural resources can occur not just by the action of pollutants but also by the improper resources utilization practices। तो जो हमारे resources हैं उनको अगर हम गलत तरीके से utilize करते हैं तो ये भी एक हमारा जो है वो degradation का cause हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। अगर हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इम्प्रॉपरली करते हैं तो उससे बैड इफेक्ट क्या आता है? soil erosion and desertification। What is soil erosion? Soil erosion means when the top layer of the soil become degraded। जो हमारी टॉप सॉइल है वो खराब हो जाती है, किसी भी वजह से वो निकल जाती है सॉइल की ऊपर सरफेस से, दैट इज नोन एज द सॉइल इरोजन। और डेजर्टिफिकेशन, जब हमारी टॉप सॉइल जो हमारी सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है अगर वो ही डिग्रेड हो जाएगी तो डेजर्टिफिकेशन ऑब्वियसली इट become a cause of desertification। The formation of fertile topsoil takes centuries। तो जो वो हमारी जो टॉप सॉइल है उसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लगता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ओवर कल्टिवेशन, uncontrolled grazing, deforestation and poor irrigation practices। Fertile topsoil is removed, resulting into arid patches of land। These barren patches when left for long time from desert। और अगर ये barren patches जो पड़े रहते हैं ये desert में convert हो जाते हैं, that is known as the desertification। Now water logging and soil salinity। If we talk about the water logging, अगर improper हमारे पास जो है irrigation के लिए improper ड्रेनेज है तो वहां पर भी हमारे साथ क्या होगा? वाटर लॉगिंग हो जाएगी, और वाटर लॉगिंग होने से जो सॉइल होती है वो खराब हो जाती है। दिस लीड्स टू मोर सॉल्ट डिपोजिशन। अगर वाटर लॉगिंग है तो वहां पर सॉल्ट डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो उनके जो रूट्स हैं उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? सॉल्ट डिपोजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें एक्सोस्मोसिस होने का क्राइटेरिया बन जाता है। दिस सॉल्ट कंटेंट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। और ये जो सॉल्ट कंटेंट है ये इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को एंड डैमेज एग्रीकल्चर को डैमेज कर देते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज इंक्रीज वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। नाउ वी टॉक अबाउट द
Deforestation, it is the what is deforestation? It is the conservation of forested area to non-forested uh, area. तो जो हमारा फॉरेस्टेड एरिया है ये कन्वर्ट हो जाता है नॉन फॉरेस्टेड एरिया में. Almost 40% forests have been lost in the tropics compared to only 1% in the temperate region. तो हमारा जो ट्रॉपिक रीजन है वहां पर 40% तक हमारे फॉरेस्ट जो है वो डैमेज हो चुके हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 20th सेंचुरी में हमारा जो फॉरेस्ट कवर था वो 30% था ऑफ द लैंड, while at the end of the century it is reduced in 19.4%. इतना ज्यादा हमारा जो लैंड एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया है वो खत्म हो गया. The National Forest Policy in 1988 has recommended 33% forest cover for the plants, for the plains and 67% of the hills. तो जो नेशनल एक फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग जो recommended एरिया है वो 33% है प्लेन्स के लिए और 67% है हिल्स के लिए. रीजंस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, इसके अंदर सबसे पहले आता है अर्बनाइजेशन. मीन्स कि जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है उसको अर्बनाइजेशन, जो हमारा सोसाइटीज को बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन करने के लिए वो लैंड को प्रोवाइड करा दिया जाता है. कैटल रेंचिंग. उसके बाद आता है हमारा फॉरेस्ट फायर, डिमांड ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, स्प्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और झूम कल्टीवेशन. स्प्लैश एंड बर्न और झूम कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है कि एक फॉरेस्ट के एक एरिया को वहां पर जला दिया जाता है और जो प्लांट्स रिमेन बचते हैं उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज करके उस लैंड को यूज किया जाता है फॉर द कल्टीवेशन और कैटल ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है. बाद में उस जगह को छोड़कर आगे दूसरे एरिया के लिए निकल जाते हैं. तो पहले जब ये झूम कल्टीवेशन या स्लैश और बर्न कल्टीवेशन हुआ करता था उस टाइम पर एक प्रॉपर टाइम, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी तो एक प्रॉपर टाइम मिल जाता था कि लैंड दोबारा से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, बट अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता. तो व्हाट इज अबाउट द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? In this, farmers cut down the trees and burn the plant remains. The ash is used as fertilizer and land is then used for farming or the cattle grazing. After cultivation, the area is left for several years to allow its recovery. In earlier time, enough time gap was given so that the land recover from the effect of cultivation. With increasing population, the repeated cultivation, this recovery phase is not available, leading to deforestation. So that is about the slash and burn cultivation. Now effect of डेजर्टिफिकेशन, ये सब आपको पता है, पढ़ते आ रहे हैं आप 10th क्लास से. इफेक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, नंबर 1 इंक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2 कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर. नंबर 2 लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगर हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो कट डाउन हो जाएंगे तो हमारी डाइवर्सिटी को भी एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. नेक्स्ट, डिस्टर्ब हाइड्रोलॉजिक, जो हमारे हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा और अगर हमारे जो ट्रीज हैं वो नहीं होंगे तो साइकिल्स सब डिस्टर्ब हो जाएंगे. लीड टू सॉइल इरोजन, अभी हम पढ़ के आए हैं. डेजर्टिफिकेशन ऑल्सो अकर्स इन एक्सट्रीम केसेस. तो डेजर्टिफिकेशन, जो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लैंड टॉप सॉइल खराब हो जाएगी तो जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में reforestation is the process of restoring a forest that once existed but was removed at some point of time in the past. Reforestation may occur naturally in a deforested area or it can be speed up by the planting trees. So what is reforestation? कि जहाँ पर पहले कभी फॉरेस्ट थे वहां पर दोबारा से उस एरिया को फॉरेस्ट पे कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट इज नोन एज द रिफॉरेस्टेशन. तो ये अपने आप प्रोसेस भी हो जाता है बट इट टेकन टाइम. अगर हम उस टाइम को रिड्यूस भी कर सकते हैं बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. नाउ केस स्टडी, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो अगर हम पीपल्स का पार्टिसिपेशन देखें
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। तो ये केस स्टडी जो है इम्पोर्टेंट है, केस स्टडी चैप्टर में सारी इम्पोर्टेंट है। दिस इज द लास्ट केस स्टडी एंड इट इज अबाउट द बिश्नोई वुमन अमृता देवी, जो कि जोधपुर से थी। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था, करेज बाय हगिंग अ ट्री एंड प्रिवेंटेड इट फ्रॉम कटिंग, और उन्होंने उस ट्री को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उनकी जो है 3 daughters and hundreds of other Bishnoi followed her and lost their lives while saving the tree. तो उनकी 3 daughters और उनकी 3 daughters and hundred of other Bishnoi followed her and lost their lives while saving the tree. तो जो गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली instituted the Amrita Devi Bishnoi Protection Award for the individuals और communities from rural areas जिन्होंने करेज शो करा है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज और वर्क करा है प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है चिपको मूवमेंट। तो अगर हम चिपको मूवमेंट की बात करें, ये भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से। चिपको मूवमेंट कहाँ पर हुआ था? ये गढ़वाल में हुआ था और इन्होंने लोगों ने ट्री को हक कर लिया था प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी जो है वो जान दे दी थी, बट पेड़ों को काटने नहीं दिया था। तो दैट इज द चिपको मूवमेंट इन गढ़वाल हिमालय स्टार्टेड इन 1974। लोकल वुमेन शोड enormous courage in protecting trees for the from the egg। कुल्हाड़ी से बचाने के लिए पेड़ों को उन्होंने हक कर लिया था। The government of India in 1980 has introduced the concept of joint forest management, that is the JFM, after releasing the value of participation of local communities in forest conservation in return for their services to the forest. The communities get benefit of various forest products. Thus, sustainable development of forest can be occur। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980s में इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट जिसको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है, आफ्टर रिलीजिंग द वैल्यू ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। और उन्होंने लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर फॉरेस्ट कंजर्वेशन किया जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट है उनको बचाया जा सके। तो दैट इज अबाउट द चिपको मूवमेंट, स्प्लैश एंड झूम कल्टिवेशन एंड अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। अगेन important question, effect of deforestation। Learn all these questions। That is all about the chapter. Thank you, class.